नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एजुकेटर्स ऑफ बिहार में। जैसा कि मैंने आप सबों से वादा किया था, मैं लगातार नई वीडियोस के साथ आता रहूँगा। आज फिर से भारतीय शासन व्यवस्था और संविधान, इसकी अगली कड़ी जो कि आज मुझे पुनः प्राप्त हुई है श्री वेद प्रकाश भारती जी द्वारा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो, नई वीडियोस को आप देख सकें। विद्वान एवं विदुषियों, आप सबों को मैं वेद प्रकाश भारतीय मंगलम क्लासेस की ओर से ये अपना अगला वीडियो जो भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित है, इसके बारे में जानकारी देंगे। आप लोगों से खास आग्रह है कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, क्या बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था, कैसे उसकी स्थापना हुई थी और किस प्रकार से ये कंपनी एक अपने वास्तविक रूप में काम करना प्रारंभ किया था। तो हम ये कहने के लिए आप सबों को ये कह रहा हूं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में सितंबर 1599 में जो एक सभा हुई थी और उस सभा में जो समिति का गठन करके एक कंपनी एस्टैब्लिश्ड की गई थी, जिस कंपनी का नाम कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन अ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, तो उसके क्या क्या स्वरूप हुए। जब ये कंपनी का गठन हो गया तो मैंने आपको कहा ये कंपनी किन लोगों की थी, किन लोगों ने इसे बनाया था। तो ऐसे सौदागरों ने, ऐसे व्यापारियों ने जो अपने कार्य से रिटायर्ड हो चुके थे या उनको जिनके पास में अकूत संपत्तियां थी और वो सरकारी काम हो या प्राइवेट अपना पर्सनल बिजनेस हो, इन सबों से वो सेवानिवृत्त हो चुके थे। लेकिन धन आगमन किसके लिए पूरा होता है? सभी चाहते हैं अगर धन से धन कमाया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। इसी क्रम में क्या हुआ था कि 500 पाउंड देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको कि ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स में सम्मिलित किया गया था, 500 पाउंड देने वाले वो सभी सौदागर, वो सभी सेवानिवृत्त धनाढ्य व्यक्ति उसके सदस्य हो गए थे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जिस कंपनी को आज्ञा पत्र दी थी, उस कंपनी के अंतर्गत क्या हुए थे, 24 सदस्य एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के गठन का क्या, उसके उपरांत क्या हम उसको कह सकते थे, निदेशक मंडल या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, जिनमें कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे। एक क्या थे, डायरेक्टर थे, एक क्या थे, डिप्टी डायरेक्टर थे। तो इस प्रकार से हम इसे ये कह सकते हैं कि कंपनी की एक सामान्य सभा थी जो ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर्स कहलाती थी और कंपनी के निदेशक मंडल थे जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते थे। कंपनी ने अपनी आज्ञा पत्र लेकर के, जिसको कि हम शासन अधिकार पत्र भी कहते हैं, आज्ञा पत्र का वास्तविक तात्पर्य होता है शासन या सत्ता द्वारा आज्ञा पत्र यानी घोषणा पत्र प्राप्त करना या सनद प्राप्त करना, जिसके आलोक में कि आप कोई भी काम आरंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा उन्हें जो व्यापार करने की पूर्वी देशों के साथ, जैसे कि पूर्वी एशियाई देशों के साथ, जैसे जावा, सुमात्रा, मलक्का, इंडोनेशिया और हमारा भारत भी, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूर्वी एशियाई द्वीप हमारे हुआ करते थे, इनके साथ एक अधिकार पत्र मिला। साथ ही साथ क्या महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इस कंपनी का संचालन कैसे होगा, ये इस कंपनी किस प्रकार से काम करेगी, तो इसके लिए क्या किया गया था, एक 24 सदस्य
कमेटी का गठन किया गया था। साथ ही एक गवर्नर की भी व्यवस्था की गई थी, एक डिप्टी गवर्नर की भी व्यवस्था की गई थी, यानी क्या, राज्यपाल और क्या, उपराज्यपाल की। इस तरह से हम देखते हैं कि कंपनी ने आज्ञा पत्र लेकर के अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी देश रहा हो जहां की शासन सत्ता में पहुंच किसकी होती है, तो उन लोगों की पहुंच होती है जो संपन्न घराने से होते हैं, निश्चित रूप से। इसी प्रकार हुआ भी। होता क्या है कि 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ का निधन हो जाता है और साम्राज्ञी जो थी महारानी एलिजाबेथ, तो क्या थी कि 1558 से लेकर के 1603 तक महारानी एलिजाबेथ साम्राज्ञी रही। कहां की रही, तो इंग्लैंड की रही। तत्पश्चात कौन आए, जेम्स प्रथम। 1603 में जब एलिजाबेथ का निधन हुआ तो जेम्स प्रथम वहां के सम्राट घोषित किए गए। इसी क्रम में कंपनी ने क्या किया कि 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम के माध्यम से एक आधिकारिक घोषणा पत्र और जारी करवा दिया। वो घोषणा पत्र का क्या स्वरूप था, उसमें जेम्स प्रथम ने कंपनी के हित में क्या किया था, कंपनी को शाश्वत बना दिया, यानी क्या, व्यापारिक एकाधिकार की प्राप्ति, कंपनी को शाश्वत बना दिया गया। लेकिन उन आज्ञा पत्र में एक बात और लिखी हुई थी, यदि कंपनी ये जो अपना उन्मुक्त व्यापार कर रही है, अगर सरकार को यानी ब्रिटिश सम्राट को ऐसा आभास हो जाए कि वह इस व्यापारिक गतिविधि को स्वयं संचालित कर सके, तो कंपनी को 3 वर्ष की पूर्व सूचना के आधार पर कंपनी को डिसॉल्व किया जा सकता था, यानी उस कंपनी को वो भंग कर सकते थे। इस प्रकार से कंपनी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपना व्यापारिक कारोबार आरंभ कर ली। तत्पश्चात 1661 की घटना है, 1661 ईस्वी की घटना है। जैसा कि आप क्रम देखते हैं कि 1603 से लेकर के 1625 तक जेम्स प्रथम ब्रिटेन के सम्राट रहे। 1625 से 1649 चार्ल्स प्रथम और 1649 से 1660 चार्ल्स द्वितीय सिर्फ वैधानिक रूप से वहां के सम्राट कहलाए, और 1660 से 1685 ईस्वी तक चार्ल्स द्वितीय ही वहां के शासनाध्यक्ष भी रहे। तो होता क्या है कि चार्ल्स द्वितीय, आप देखेंगे कि सिर्फ वैधानिक रूप से 1649 से 1660 तक चार्ल्स द्वितीय, यानी वहां आंतरिक विद्रोह की स्थिति आ गई थी, यानी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और तब इंग्लैंड, यानी आपस में ये क्या होता है कि कहीं भी अगर आंतरिक गतिविधि ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, शासन तंत्र पर कुछ ना कुछ असर अवश्य आ जाता है। इस विफलताओं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि चार्ल्स द्वितीय को आर्थिक रूप से कमी महसूस हुई। उन्होंने क्या किया कि कोई भी व्यक्ति जब अपने को आर्थिक रूप से विपन्न समझता है तो कहीं ना कहीं से रास्ता अवश्य आर्थिक पूर्णता का ढूंढता है। इसके लिए यही एक कंपनी जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी, इसके उन्होंने गवर्नर को अपने पास बुलाया और बुलाने के उपरांत क्या कहा कि आप हमें कुछ राशि कर्ज स्वरूप दें। तो कंपनी ने क्या किया कि चार्ल्स द्वितीय को 1,70,000 पाउंड की राशि कर्ज बतौर दे डाली, और इसके एवज में कंपनी ने उनसे क्या क्या संधि पत्र लिए, आज्ञा पत्र लिए, घोषणा पत्र लिए। तो कंपनी ने उनसे इसके एवज में अस्थाई सेना रखने, किलाबंदी करने, न्यायिक अधिकार की व्यवस्था रखने और पूर्वी द्वीपों के साथ युद्ध एवं शांति की व्यवस्था कायम रखने का आज्ञा पत्र पारित करवा लिया। पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक कारोबार में उनका एकाधिकार तो बना हुआ ही था ही, जैसा कि पूर्व के घोषणा पत्रों में विदित था।
आप जैसे कि 31 दिसंबर 1600 का घोषणा पत्र, फिर 1609 का घोषणा पत्र, फिर 1615 का घोषणा पत्र, फिर 1624 का घोषणा पत्र और फिर 1661 का घोषणा पत्र। इस प्रकार से कंपनी ने अपने चार्टर, कंपनी ने क्या किया, इन चार्टरों के माध्यम से अपनी कंपनी का विस्तार करते चला गया और स्वायत्ताधिकार प्राप्त करता चला गया। इसी क्रम में क्या होता है कि 1688 इंग्लैंड की क्रांति, चार्ल्स द्वितीय का संक्रमण काल भी उसे कहा जाता है। जब इंग्लैंड की क्रांति हुई तो वहां क्या होता है कि दो प्रकार की, हम देखते क्या है कि जब इंग्लैंड की क्रांति हुई तो वहां दो प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसे कि दो राजनीतिक दल आपस में भिड़ गए, जिसमें व्हिग पार्टी विजयी रही। व्हिग पार्टी विजयी रही और व्हिग पार्टी के विजय होने से क्या हुआ, इससे पहले क्या होता है कि 1688 ईस्वी में ही क्या होता है कि वहां एक और कंपनी जिसका नाम था 1688 में ही न्यू कंपनी भी इस व्यापार में आगे बढ़ गई। यानी क्या उन्हें एकाधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें किसी प्रकार का आज्ञा पत्र नहीं मिला हुआ था, लेकिन हम ब्रिटेन वासी हैं, हम स्वतंत्र व्यवसायी हैं, इस आधार पर हम भी बिजनेस कर सकते हैं और वो बिजनेस कर रहे थे। सही बात है, बिजनेस करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन होता क्या है, बिजनेस करने के क्रम में बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो स्वयं बिजनेसमैन थे, व्यक्तिगत तौर पर पूर्वी द्वीपों के साथ बिजनेस कर रहे थे, इनको ये कंपनी यानी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ने क्या किया, इसने उसे रोका नहीं, लेकिन उसे कहा क्या, दस्तंदाज। इन कंपनी के लोगों को उन्होंने क्या कहा, दस्तंदाज कहा। इसी क्रम में होता क्या है कि मैं आपको ये थोड़ी सी व्याख्यात्मक अभ्यास के रूप में बताना चाहता हूं कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ने अपने व्यापारिक अधिकार का, एकाधिकार का प्रयोग करते हुए उस न्यू कंपनी के रेड ब्रिज नामक जहाज को रोक लिया। तो रोकने से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे ही उस जहाज को रोका गया और उसे अपने अधीन किया गया कि खास करके जो वहां के व्यवसायी समूह थे, स्वतंत्र व्यवसायी समूह थे, जिनका कि ब्रिटेन के सम्राट के पास, ब्रिटेन की संसद के पास जिनकी बहुत भारी पहुंच थी, उन लोगों ने वहां वो हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही व्हिग पार्टी की सरकार भी बन चुकी थी, तो पार्टी भी नहीं चाहती थी कि कोई एक कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहे पूर्वी एशियाई देशों के साथ। इस अवस्था को देखते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स ने 19 जनवरी 1694 ईस्वी को 19 जनवरी 1694 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र, एक घोषणा किया। क्या घोषणा पत्र, जब तक संसद ये कोई नया घोषणा नहीं कर दे व्यापारिक एकाधिकार के संबंध में, तब तक यहां के सभी सौदागरों के लिए, यहां के यानी कहां के, इंग्लैंड के सभी सौदागरों के लिए पूर्वी एशियाई देशों को व्यापार करने का किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं डाल सकता है, उसमें कोई भी कंपनी अपनी दखलंदाजी नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, निश्चित रूप से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के ऊपर एक बहुत बड़ा पहरा सा लग गया। स्थिति इससे भी विकट हो गई। क्या विकट होती है उसको हम थोड़ा देखते हैं। सन 1698 ईस्वी की बात है। 1698 में विलियम तृतीय कहां, इंग्लैंड के सम्राट हुए थे ही। तो विलियम तृतीय ने क्या देखा कि जैसे ही आर्थिक विपन्नता उन्हें
दिखाई पड़ी तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम इस व्यापारिक एकाधिकार को पट्टे पर लगाना चाहते हैं। इस पट्टे में जो कंपनी सबसे ज्यादा मुनाफा हमें देगी, मैं उसे व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करूंगा। और क्रमशः क्या होगा कि उसके हिसाब से और जो कम रकम देगी उसे भी व्यापारिक अधिकार मिलेंगे, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना कि उनको मिलेगा जो सर्वाधिक पूंजी अपनी लगाएगी। इसी क्रम में कहा जाता है कि इस कंपनी ने, यानी कौन सी कंपनी ने, न्यू कंपनी ने, जिसकी स्थापना 1688 ईस्वी में हुई थी, 20 लाख पाउंड जो है ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश के सम्राट को, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट को दिया और उससे एक आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। लेकिन न्यू कंपनी, नाम भी न्यू, काम भी न्यू, कोई बहुत पुराना है और कोई नया है। नए से मुकाबला करने के लिए उसे बहुत कुछ की आवश्यकता होती है। तकनीकी विविधता उसके पास में नहीं उतनी होती जितनी कि पुरानी कंपनी के पास में होती है। निश्चित रूप से ये न्यू कंपनी थक गई और थकने के बाद क्या हुआ, अपना रास्ता ढूंढने लगी। एक ही साल के अंदर अंदर कंपनी ने इतना घाटा सहा कि उससे मजबूर होकर के उन्होंने क्या कहा कि किसी तरह मेरा समायोजन किस कंपनी में हो जाए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज में हो जाए, यानी मुझे भी मूल कंपनी में मेरा भी समायोजन हो जाए। कहीं से कोई बात नहीं। लॉर्ड गोल्डोल्फिन, कहा जाता है कि लॉर्ड गोडोल्फिन नाम का व्यक्ति इसकी मध्यस्थता करने के लिए सामने आए। यानी क्या, मूल कंपनी और ये न्यू कंपनी, इन दोनों कंपनियों के बीच 1698 में एक समझौता हो गया। क्या समझौता हो गया कि जितनी क्षति मेरी हुई वो तो हो ही गई, लेकिन अब ज्यादा क्षति नहीं हो, इसलिए आप मुझे अपने में विलय कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार का शासन तंत्र, सरकार का आज्ञा पत्र, उसके आलोक में और दो कंपनी खड़ी हो गई। 1698 में ही जनरल सोसाइटी नाम की एक कंपनी और दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, उसका भी 1698 में भी वो कंपनियां क्या करने लगी, पूर्वी द्वीपों के साथ व्यापार करने लगी। अब तो क्या हुआ, मुकाबला थोड़ा बढ़ गया। एक जनरल सोसाइटी, दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, जो कि 1698 में, ये दोनों कंपनियां 1698 में व्यापार करने के लिए आई। लेकिन जब न्यू कंपनी ने अपना विलय मूल कंपनी में कर दिया था, तो आप सोच सकते हैं जो इस कंपनी का क्या हश्र होता और इस कंपनी का क्या हाल होता, जो पुराने से बहुत पुराना कंपनी है और इतने दिनों से व्यापार में लगी हुई है, संलग्न है, उसके सामने भी ये छोटी छोटी कंपनियां क्या उसका कर सकती थी। हश्र इनका भी हुआ और इन्होंने 1702 ईस्वी में मूल कंपनी के पास एक प्रस्ताव भेजा, जो मुझे भी किसी तरह से आप लोग अपने में समाहित कर लीजिए। मूल कंपनी ने इस प्रस्ताव को मानने में 6 वर्ष लगा दिए। 1708 में जाकर के मूल कंपनी ने इन दोनों कंपनियों को, जनरल सोसाइटी को और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट को, यानी क्या अब कंपनियों का विलय क्या हो गया, थोड़ा देखिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, दूसरी न्यू कंपनी, तीसरी जनरल सोसाइटी कंपनी और चौथी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई
और न्यू कंपनी जिसकी स्थापना 1688 को हुई, और जनरल सोसाइटी जिसकी स्थापना 1698 में हुई, और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट जिसकी स्थापना 1698 में हुई। इन चारों कंपनियों का जब एक विलय हो गया तो क्या हुआ? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, यानी एक नया नाम मिल गया इनको। कैसा नाम मिला? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। 1708 में एक नया नाम मिल गया। ये जितने भी सौदागर भाई थे, जितने भी व्यापारी वर्ग थे, सबों ने मिलकर के एक नया कंपनी को नाम दे दिया। अब इस कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। 1708 में इसका ये नामांकन हो गया, और 1708 से लेकर 1833 तक, यानी कहा जाता है कि विलियम चतुर्थ जब शासनाध्यक्ष थे तब तक इस कंपनी का नाम यही बना रहा। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इस कंपनी को एक संक्षिप्त नाम मिल गया, जिसका नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नामांकन कब हुआ? तो 1833 के चार्टर के तहत। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कंपनी जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी, वो आज 1833 में आकर के 1600 से 1833 में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। तो आप नाम जरा देखिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। कहने का तात्पर्य यह है कि महारानी एलिजाबेथ ने सोसाइटी के 24 सदस्यों का जो कमिटी का ये किया था, फरमान दिया था, उसके अलावा एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर के भी पद का सृजन किया था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1833 में एक संक्षिप्त नाम लिए उजागर हुई। तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं तक संपन्न होता है। आप सबों से मेरी खास गुजारिश है, मेरा आग्रह है कि इसे आप अवश्य बार बार देखेंगे, और देखने से होगा क्या आपको कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, चाहे दरोगा भर्ती परीक्षा हो, चाहे छोटे छोटे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, इन सब में आपके प्रश्न हल होंगे। तो निश्चित रूप से इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ आप सबों से वेद प्रकाश भारती विदा लेता हूं। धन्यवाद।